फिजिकल ख़त्म। अब किसको स्टार्ट किया जाए? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर पढ़ना है। चारों चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत आवश्यक है इसके क्वेश्चंस। तो तकरीबन हम लोगों का टारगेट रहेगा कि इस मंथ में इनऑर्गेनिक ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। ये भी सत्य है ना, एक कड़ी ये भी है। तो बिना देर किए हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम आप लोग स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर यानी एनसीईआरटी का छठा चैप्टर है आपके पास। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लो, तत्वों के निष्कर्षण का सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। सर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छठा चैप्टर है जिसे हम आप लोगों को डिस्कस करना है, पढ़ना है। इस चैप्टर का शुरुआत भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम आप लोग अन्य चैप्टर का शुरुआत किया करते थे। इस क्रैश कोर्स के दौरान जो पूर्णतः यूट्यूब पर इसका सारा लेक्चर अवेलेबल है, इसमें आपने पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को, और फिर ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा। तो बिल्कुल वही मोड रहेगा, उस मोड में हम कहीं कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोग डिस्कस करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का होगा वो रहता है कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट आप क्वेश्चन के जरिए देख लो जिसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना हो, और साथ ही साथ वो चैप्टर के बेसिक पॉइंट को भी कवर करता हो। तो ऐसे पॉइंट हम लोग शामिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। टिप्पणी करने में आप लोगों को खूब मन लगता है, तो चलिए करते हैं टिप्पणी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं खनिज। सबसे पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? खनिज बनाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए इस चैप्टर को हम आप लोग कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। खनिज क्या होता है? तो खनिज प्रकृति में उपस्थित वैसा रासायनिक पदार्थ है जिसका विशिष्ट रासायनिक संघटक और क्रिस्टलीय संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। सो लिखिए, प्रकृति में उपस्थित, हमारे साथ साथ लिखते चलिए, प्रकृति में उपस्थित वैसा अकार्बनिक पदार्थ, विशेष तौर पर यह अकार्बनिक रहता है, अकार्बनिक पदार्थ जिसका विशिष्ट रासायनिक संघटक तथा क्रिस्टलीय संरचना होता है, उसे खनिज कहते हैं। उसे खनिज कहते हैं। इसमें अशुद्धियों के रूप में अवांछनीय पदार्थ उपस्थित रहता है। अब इस खनिज के बाद आ जाइए, सेकेंड पॉइंट हम आप लोग पढ़ेंगे अयस्क।
इन सब चीज़ों को, ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसे बेहतर रूप से जानना बहुत आवश्यक होता है। देखिए अयस्क जो है ना वो खनिज का स्पेशल फॉर्म है, यानी अयस्क हमेशा खनिज होता है। अयस्क हमेशा क्या होता है? खनिज होता है। और वो खनिज होता है जिसमें धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, यानी अशुद्धि थोड़े बहुत मात्रा में उपस्थित हो, वैसे खनिज को हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम बनाएंगे, वैसा खनिज जिसमें धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क में अशुद्धियां अल्प मात्रा में पाया जाता है। अयस्क में अशुद्धियां अल्प मात्रा में पाया जाता है, जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से कम खर्च पर हो जाता है। अब कुछ एक अयस्क का एग्जाम्पल आपको डालना होगा। बहुत सारे अयस्क हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, बॉक्साइट। भाई बॉक्साइट किसका अयस्क है? बताइए कोई, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका सूत्र क्या होगा? Al2O3 × 2H2O। हेमेटाइट किसका अयस्क है? Fe2O3। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का, Fe3O4। देखिए अयस्क के साथ उसका नाम के साथ सूत्र याद होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? जिंक का, ZnS सूत्र होगा। हाँ, कॉपर पायराइट बहुत अच्छा अयस्क है, कॉपर पायराइट CuFeS2। जिंकाइट ZnO। सीडेराइट का नाम आप सुने होंगे, सीडेराइट किसका अयस्क है? फॉर्मूला क्या होगा? FeCO3। गैलेना का नाम सुने हैं, किसका अयस्क है? लेड का, PbS। तो ऐसे बहुत सारे अयस्क पड़े हैं ना, आप 2-4 एग्जांपल्स लिख लेंगे वही पर्याप्त है। सो इसे आप नोट करें। नंबर 3, गैंग या आधात्री या मैट्रिक्स। गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स, इस नाम से इसे जाना जाता है। देखिए गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसे समझिए, अयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग या आधात्री कहते हैं। सो लिखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या आधात्री कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या आधात्री कहते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को सांद्रण प्रक्रिया द्वारा
पृथक कर लिया जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को किस प्रक्रिया के द्वारा? सांद्रण प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं? पृथक करते हैं, अलग करते हैं। नंबर 4, इसके बाद हम आप लोग डिस्कस करेंगे परद्रावक, या इसी को हम आप लोग कहेंगे गालक। देखो, अयस्क में कुछ अगलनशील अशुद्धि उपस्थित रहता है। उस अगलनशील अशुद्धि को धातु मल के रूप में परिवर्तित करके जो बाहर कर देता है उसको क्या कहते हैं? परद्रावक या गालक कहते हैं। सो लिखिए, परद्रावक या गालक। ठीक है, परद्रावक या गालक। वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनशील अशुद्धियों से उच्च ताप पर प्रतिक्रिया कर धातु मल का निर्माण करता है, उसे परद्रावक या गालक कहते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि परद्रावक या गालक किसे कहते हैं। गालक 2 प्रकार का होता है। नंबर ए, अम्लीय गालक। नंबर बी, क्षारीय गालक। विशेष तौर पर धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय गालक होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधात्विक या उपधात्विक ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय गालक होता है। नोट कर लीजिए। हो गया। नंबर 5, पांचवा पॉइंट पर हम आप लोग चलेंगे और पांचवा पॉइंट है धातुमल। ध्यान रहे, इसी धातुमल को स्लैग भी कहा जाता है। धातुमल को स्लैग भी कहा जाता है। देखिए, धातु के निष्कर्षण के दौरान धातु के निष्कर्षण से जस्ट पहले बनने वाले गंदगी को क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। अब धातु मल कैसे बनता है? तो यहाँ दिया गया है कि गालक जो है, कौन? गालक अगलनशील अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। गैंग के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? धातु मल का निर्माण करता है। तो लिखिए, जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां परद्रावक या गालक से उच्च ताप पर प्रतिक्रिया करता है तो
धातुमल का निर्माण होता है, अर्थात गैंग प्लस गालक इज इक्वल टू धातुमल। जैसे मान लीजिए कि किसी में कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक धातु ये गैंग उपस्थित है, तो ये हीट किया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में तब्दील हो जाएगा। अब ये जो CaO देख रहे हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड, यह सिलिकॉन ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट नाम का CaSiO3 नाम का एक धातुमल बना देगा, और यह धातुमल धातु के ऊपर प्राप्त हो जाएगा, जिसे पृथक कर लिया जाएगा। इसका नाम हो गया कैल्शियम सिलिकेट ना भाई। ये क्या प्राप्त हो गया? कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए। ये नंबर 2, लोहा के मुख्य अयस्कों का नाम लिखें तथा निष्कर्षण विधि का वर्णन करें। लोहा के मुख्य अयस्कों का नाम लिखें तथा निष्कर्षण विधि का वर्णन करें। तो इसको एक सिस्टम से आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए मुख्य अयस्क। भाई लोहा के कौन कौन से मुख्य अयस्क हो सकते हैं? सबसे प्रमुख अयस्क है इसका मैग्नेटाइट। कौन सा अयस्क है? मैग्नेटाइट। सूत्र क्या है? Fe3O4। दूसरा कौन है भाई? हेमेटाइट। बहुत बार हेमाटाइट भी लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराना नहीं है, डट के उसी को टिक करना है। तीसरा सीडेराइट। भाई सीडेराइड नहीं, सीडेराइट। सीडेराइट का सूत्र क्या होता है? FeCO3। और चौथा मालूम है किसी को? बताओ तो। आयरन पायराइट। क्या बतलाना है? आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का सूत्र किसी को मालूम है? FeS2 ETC। और भी बहुत सारे अयस्क हैं। तो आधा क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। लोहा के मुख्य अयस्कों का नाम लिखे, ये तो हमने कर लिया। अब क्या करना है? इसके निष्कर्षण विधि का व्याख्या करना है। तो सेकेंड पॉइंट होगा हम लोगों का निष्कर्षण विधि। तो निष्कर्षण विधि से पहले लोहा के अयस्क के नेचर के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। तो सामान्य तौर पर सभी लौह अयस्क अच्छे किस्म के होते हैं। सामान्यतः, यानी हम यहाँ लिख देंगे सामान्यतः सभी कौन? लौह अयस्क अच्छे किस्म का होता है, जिससे किसका? धातु का निष्कर्षण, जिससे धातु का निष्कर्षण निम्नवत किया जाता है। अब क्या क्या करेंगे वो समझिए। नंबर 1, सबसे पहला काम अयस्कों का सांद्रण, यानी अयस्कों को हमें साफ सुथरा करना है। तो अयस्कों के सांद्रण के लिए हम क्या करने वाले भाई? तो लौह अयस्क है। लौह अयस्क मतलब उसमें लौह अयस्क में कौन सा नेचर होता है? चुंबकीय गुण होता है। तो इसे पहले धोकर फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित कर लिया जाता है। अयस्कों का सांद्रण, ये सबसे पहला प्रोसेस है निष्कर्षण के दौरान। सांद्रण में क्या करते हैं? तो देखिए, लौह अयस्क को पहले जल से धोकर तत्पश्चात चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा
सांद्रित कर लिया जाता है, सांद्रित कर लिया जाता है। तो पहले जल से धो देंगे, फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित कर देंगे। जब ये काम हमारा हो जाएगा तो हम आ जाएंगे सेकेंड काम पर, दूसरा काम पर, कि भाई दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम समझिए, दूसरा काम जो हमें करना है वो करना है जारण। वो क्या करना है? जारण। जारण में हम क्या करेंगे? तो सांद्रित लौह अयस्क को, सांद्रित लौह अयस्क को कोयला के साथ जारित करने पर, जारित करने पर लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, वो भी कौन सा लौह ऑक्साइड सर? तो FeO एवं Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जैसे जारण कर लेंगे तब आएंगे तीसरा काम पर सर, और तीसरा काम क्या है? परद्रावण। अब परद्रावण के लिए हमें पॉइंट समझना होगा सर। परद्रावण थोड़ा सा अलग किस्म का है, आप लिखिए भी समझिए भी, तब तक हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। परद्रावण के लिए सबसे पहले हमें एक भट्ठी लेना होगा, वात्य भट्ठी लेना होगा। ये रहा वात्य भट्ठी का एक कंप्लीट फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख के बनाइएगा, ठीक है। फिगर ना तो बड़ा बनाना है ना ही छोटा बनाना है, एक ऐसा फिगर बनाना है कि देखने में थोड़ा आकर्षक लगे। ऐसा नहीं कि ढोलवा की तरह फिगर देखने में लगे, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ करना है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। चलिए इतने पॉइंट से हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं। ये भट्ठी का एक ऊपर का हिस्सा है जहाँ से गर्म हवा बाहर निकलेगी। कौन सी हवा बाहर निकलेगी? गर्म हवा बाहर निकलेगी। और ये नीचे का हिस्सा है जहाँ से भट्ठी में कौन सी हवा प्रवेश करेगी? ठंडी हवा प्रवेश करेगी। भाई ठंडी हवा जब प्रवेश करेगी तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगा, और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगा तो ऑक्सीकरण बहुत अच्छा होगा, मतलब टेम्परेचर अच्छा से मैनेज रह पाएगा। यहाँ से निकलेगा धातु मल, यहाँ से क्या निकल पाएगा? धातु मल निकल पाएगा। धातु में जो गंदगी उपस्थित है वो गंदगी निकल पाएगा, और यहाँ से हमें प्राप्त होगा द्रवित धातु। कैसा धातु? द्रवित धातु, द्रव अवस्था में धातु प्राप्त होगा। लेकिन तब न प्राप्त होगा जब इसमें हम अयस्क डालेंगे सर। तो ये कूप है, जिस कूप के सहायता से ये पर रहा, इसमें भरा जाएगा। क्या क्या भरा जाएगा उन बातों को भी समझिए। तो इसमें भरा हुआ है सर अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क प्लस कोयला प्लस चूना पत्थर, ये तीनों चीज़ें भरा है। ये क्या है? तो ये है कूप। कूप हो गया ना। देखते तेल डालने वाला टिप लगाते हैं, उसी टिप का लेटेस्ट वर्जन, मतलब बड़का वर्जन क्या कहलाएगा? कूप कहलाएगा। ये धातु का बना होगा। और ये यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है, जैसे स्टॉपर को ढीला किया जाएगा ये स्टॉपर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो धराम से अयस्क के कण नीचे आ जाएंगे। भट्ठी के सबसे नीचे वाले हिस्सा का भाग जो है वो 2200 केल्विन होता है। मध्य वाले हिस्सा का भाग 1200 से 1500 केल्विन तक होता है। ऊपर वाले हिस्सा का भाग 500 से 700 केल्विन तक होता है। तो चलो हम मोटे तौर पर 600 केल्विन लिखने वाले हैं। तो ये फिगर तो बन गया। अब क्या किया जाएगा सर? अब क्या किया जाएगा जरा ध्यान से समझिए। अब क्या किया जाएगा? जारित अयस्क को, किस अयस्क को? जारित लौह अयस्क को कोयला एवं चूना पत्थर के साथ मिश्रित कर इस अभिधमन भट्ठी में, ये कौन सा भट्ठी है? अभिधमन भट्ठी में, या इसी को हम आप लोग कौन सा भट्ठी कहते हैं? वात भट्ठी भी कहते हैं। इस वात भट्ठी में, वात भट्ठी में ऊपर से नीचे गिराएंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो भट्ठी के अलग अलग भाग में अलग अलग अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निष्कर्षण होगा? लोहा का निष्कर्षण होगा। तो लोहा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें एक भाषा लिखना होगा। लिखिए तो, लिखिए तो थोड़ा सा हम यहाँ लिख रहे हैं जारित, जारित लौह अयस्क, लौह अयस्क को कोयला एवं चूना पत्थर के साथ मिश्रित
जारित लौह अयस्क को कोयला एवं चूना पत्थर के साथ मिश्रित कर वात भट्ठी में ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो भट्ठी के अलग अलग भाग में अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहा निष्कर्षित होता है। इसके जस्ट नीचे आप चित्र बना दीजिए, लोहा निष्कर्षित होता है। इसके जस्ट नीचे फिगर बनाइएगा, ऐसे फिगर नहीं बनाना है, और फिगर बनाने के बाद देखना है कि लोहा का निष्कर्षण कैसे कंप्लीट हो रहा है। बस 2-4-5 मिनट और लगेंगे। तो इससे पहले कोई भी चीज़ें गिरेगा भट्ठी के ऊपर से तो सबसे निचला हिस्सा में आएगा, जिस हिस्सा का तापमान सबसे अधिक है। यहाँ पर लौह ऑक्साइड कार्बन के द्वारा अवकृत हो जाएगा। किसके द्वारा अवकृत होगा? कार्बन के द्वारा अवकृत होकर क्या निष्कर्षित करेगा? लोहा निष्कर्षित करेगा। तो लिखिए नंबर ए निचला भाग, नंबर ए निचला भाग भट्ठी के इस भाग का ताप सबसे अधिक होता है, जहां लौह ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकृत होकर लोहा निष्कर्षित करता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, टेम्परेचर बहुत हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। अगेन जो बचा हुआ लौह ऑक्साइड है Fe2O3, ये कार्बन से रिएक्ट करता है, और कार्बन से रिएक्ट करने के बाद Fe+CO2 बनाता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा लीजिए, मतलब इसके आगे 3 लगा लीजिए, इसके आगे 4 लगा लीजिए और इसके आगे 3 लगा लीजिए। इक्वेशन बैलेंस है, लोहा प्राप्त हो गया। दिखना चाहिए निष्कर्षण के बाद कि लोहा आ रहा है। नोट करिए इक्वेशन। नंबर बी मध्य भाग, दूसरा पॉइंट जो है वो है मध्य भाग। भट्ठी के इस भाग में, भट्ठी के इस भाग में चूना पत्थर विघटित होकर भट्ठी के इस भाग में चूना पत्थर विघटित होकर धातुमल का निर्माण करता है। होता क्या भाई, चूना पत्थर CaCO3 टेम्परेचर जब मिलता है तो ये टूट जाता है CaO+CO2 में। अब ये चूना पत्थर उसी में अवेलेबल सिलिकॉन ऑक्साइड नामक गालक से रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट नाम का धातुमल बनाता है, CaSiO3। ये धातुमल प्राप्त हो गया। देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, लोहा के निष्कर्षण के दौरान कौन सा धातुमल बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट। कौन सा सिलिकेट बनता है? कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा पॉइंट सी नंबर यानी ऊपरी भाग भट्ठी के इस भाग का ताप, भट्ठी के इस भाग का ताप जो होता है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। जहाँ क्या होता है, जहाँ शेष लौह ऑक्साइड, सभी लौह ऑक्साइड CO द्वारा अवकृत होकर
CO द्वारा अवकृत होकर लोहा निष्कर्षित कर देता है या निष्कर्षित करता है। तो हमें इक्वेशन दिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये CO द्वारा अवकृत होकर लोहा को निष्कर्षित करता है। वो समझिए FeO ये CO से रिएक्ट करता है और CO से रिएक्ट करके Fe प्लस CO2 बनाकर लोहा निष्कर्षित कर दिया। देखिए यहाँ से लोहा निकल गया है। दूसरा है Fe2O3, लेकिन ये CO से जब रिएक्ट करता है तो उल्टा Fe3O4 प्लस CO2 बना लेता है। अब रही बात समीकरण अनबैलेंस हो गया। अगेन यही Fe3O4 फिर से CO2 से रिएक्ट कर ये CO से रिएक्ट करके Fe प्लस CO2 बनाकर लोहा को फाइनली निष्कर्षित कर देता है। यहाँ से लोहा निकल गया, द्रवित लोहा। इस प्रकार प्राप्त लोहा हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार प्राप्त लोहा 98% तक शुद्ध होता है। ये बहुत शुद्ध हो गया। अब लोहा को शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं, इसके आगे 3 लगा देते हैं। भाई 3 3 9 1 10 4 2 8 2 10 कार्बन कार्बन बैलेंस है। यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो इसके आगे 6 लगा देंगे। ऑक्सीजन हो गया 4 दूना 8, इसके आगे 4 अगर लगा दो तो ना भाई रुको, थोड़ा सा अलग किस्म से इस नंबर्स को हटाओ, तो इस नंबर को अगर हटा दें तो 4 4 8, इसके आगे 4 लगा दीजिए और इसके आगे क्या लगा दीजिए 3। संतुलित हो गया ना। इस प्रकार से लोहा का निष्कर्षण कंप्लीट हुआ। आपको जो निष्कर्षण लिखाया गया है बिल्कुल ही सरल भाषा में छोटा सा निष्कर्षण लोहा का लिखाया गया है। अब इसमें आप कुछ नहीं करें, इतना कम से कम जरूर लिखें। ये 5 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट और शानदार आंसर होगा आपका।